दोस्तों नमस्कार। राजनीति इस तेजी से बदल जाएगी इसकी कल्पना तो मोदी सरकार ने कभी नहीं की होगी। सत्ता में वही बैठे हैं, मंत्री कमोवेश वही हैं, इस देश की नौकरशाही भी वही है, उसमें भी कोई फेरबदल किया नहीं गया। इस देश की तमाम जांच एजेंसियां वैसे ही काम कर रही है। इस देश की पार्लियामेंट के भीतर वही स्पीकर हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर राज्यसभा में हैं तो बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी लोकसभा के भीतर उसी तर्ज पर है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिसमें अब यह लगने लगा है कि दरअसल विपक्ष और सत्ता का टकराव चरम पर है। इस टकराव की धड़कनों को आज समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत की राजनीति बहुत तेजी से बदलने वाली है। यह सब कुछ यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि इस देश में तमाम परिवर्तन कर दिए जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो। यह सब यूं ही अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म कर देंगे, और राहुल गांधी अपने तर्ज पर यूं ही नहीं कह रहे कि इस देश के तमाम संस्थानों को पूरे तरीके से करप्ट कर दिया गया। और इन सब के बीच सत्ता और सरकार यानी मोदी सरकार यूं ही नहीं कह रही कि दरअसल विपक्ष तो इस तरीके से शोर मचा रहा है जैसे वो चुनाव जीत गया, जबकि उसकी अपनी संख्या तो 100 तक भी नहीं पहुंच पाई। यानी टकराव राजनीतिक तौर पर, टकराव परसेप्शन के तौर पर, टकराव गवर्नेंस को लेकर और टकराव इस देश को चलाने को लेकर। स्थितियां कैसे कैसे कहां कहां पहुंच चुकी है, आज उसके एक एक पन्ने खोलकर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन पन्नों के भीतर संसद का नहीं चलना, बजट को लेकर देश में सहमति ना हो पाना, नीति आयोग की बैठक से दर्जन भर राज्यों का बायकॉट कर देना, और इन परिस्थितियों के भीतर देश के गृह मंत्री पर सीधा कटाक्ष शरद पवार का यह कहकर करना कि वो तो तड़ीपार हैं, वो इस देश के गृह मंत्री कैसे बन गए, और अगर ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे पदों पर होंगे तो आप कल्पना कर लीजिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी राजनीति इससे पहले कभी नहीं थी, और अगर थी तो वो राहुल गांधी के जरिए चुनाव प्रचार से पहले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौर में, और इन तमाम परिस्थितियों में राहुल गांधी ने हमेशा सत्ता को निशाने पर लिया। लेकिन अब तेवर वहां से निकलकर कमोवेश हर नेता की जुबान पर है, और हर नेता राजनीतिक तौर पर अब यह समझ चुका है कि जनता के भीतर मोदी सरकार की साख नहीं है, तो ऐसे में अब सीधे टकराना होगा। और परिस्थितियां क्या वाकई इस देश के भीतर में अब यह भी बताने से चूक नहीं रही है कि बीजेपी के भीतर भी क्या नरेंद्र मोदी की साख उस प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नेता के तौर पर अब नहीं बची है, क्योंकि आरएसएस ने भी निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री टकरा रहे हैं, राज्यों में चुनाव होंगे तो वहां हार तय नजर आ रही है। बहुत सारे सवाल बीजेपी के भीतर हैं, यहां तक कि क्या वाकई नौकरशाही ने भी अब पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों को आज एक एक करके सामने रखा जाए। लेकिन आज तो शुरुआत इस बात से ही होनी चाहिए, जब इस तरीके का टकराव है तो ऐसे में हमें राहुल गांधी की वो बात याद आती है जब राहुल गांधी ने कहा था, जिस दिन हम सत्ता में आ गए उस दिन छोड़ेंगे नहीं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। असल में राहुल गांधी इन बातों का जिक्र ईडी और सीबीआई को लेकर कर रहे थे। वो जानते थे कि उस दौर में संस्थानों का करप्ट होना या फिर स्वायत्त संस्था का सरकारों के लिए काम करना राजनीतिक तौर पर विपक्ष के सामने कितनी बड़ी मुश्किल है। इसीलिए वो चेता भी रहे थे, और यह भी सच है कि वो सत्ता में नहीं आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक दूसरा सच भी है, क्या इस दौर में जनता ने
विपक्ष को जिताया या नहीं जिताया, लेकिन मोदी सरकार की पूरी साख ही उसने खत्म कर डाली। और जो सवाल ईडी और सीबीआई तक जुड़ा था, आज वो सवाल धीरे धीरे नीति आयोग तक पहुंच गया। वही नीति आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन को खत्म कर बनाया गया। प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए बकायदा इस देश में राज्यों को लेकर योजनाएं बनाते थे और देश किस तरीके से प्रगति की राह पर चले, इसके लिए योजनाओं को लेकर एक बड़ा रिसर्च होता था। लेकिन नीति आयोग एक झटके में डाटा के आसरे या डाटा भी खुद ही बनाकर, या इस दौर में इस देश की जनसंख्या यानी सेंसस भी नहीं हो पा रहा है, उस पर भी खामोशी बरतकर उसने जो जो डाटा रिलीज किए वो सत्ता के लिए फायदेमंद हो जाएं, यही सोचा गया। और ये बात निकलते निकलते आज नीति आयोग की बैठक तक पहुंची गई। लेकिन नीति आयोग की बैठक में जो हुआ, उससे पहले हमें लगता है इस देश के भीतर के उस टकराव को समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति नीति आयोग तक क्यों पहुंची जब ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि वह 5 मिनट भी बोल नहीं पाई, उनका माइक बंद कर दिया गया। तो उससे पहले हमें लगता है दिल्ली छोड़िए, मुंबई चलिए। मुंबई के करीब पुणे शहर में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी या भ्रष्ट नेता कोई है तो वो शरद पवार है। और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में सबसे दबंग नेता को निशाने पर जिस तरीके से अमित शाह ने लिया है, वो अमित शाह की ताकत है। क्योंकि इससे पहले कोऑपरेटिव घोटाले में शरद पवार से भी पूछताछ हुई, उनके भतीजे से भी पूछताछ हुई, भतीजे के परिवार वालों से भी पूछताछ हुई। परिवार वाले और भतीजों को मुक्ति मिल गई जब वह बीजेपी के साथ खड़े हो गए, एनसीपी टूट गई। लेकिन शरद पवार ने कल एक झटके में कह दिया कि इस देश के भीतर में देश का गृह मंत्री वो शख्स है जो गुजरात से तड़ीपार किया गया और उसको गुजरात छुड़वाना पड़ा, अदालत के जरिए उसको छुड़वाना पड़ा, क्योंकि वहां पर वह प्रभावित कर रहे थे उन केसों को लेकर जो उन पर लगा था। यानी फाइलें अगर खोलिएगा तो गुजरात दंगों से लेकर सोहराबुद्दीन का जो इनकाउंटर हुआ वहां तक बात आती है। और इस देश के गृह मंत्री अगर सीधे तौर पर शरद पवार जोड़कर यह सवाल उठा रहे हैं तो एक पन्ना और खोल लीजिए। इस देश में अमित शाह की मानहानि को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। उन चारों मुकदमों में सोहराबुद्दीन केस का ही जिक्र है। और इस बात को 2024 से पहले जब राहुल गांधी ने कहा तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया, जो 4 अलग अलग जगहों पर है, जिसका जिक्र हमने कल किया था। लेकिन आज उसको कहीं ज्यादा तीखे तरीके से शरद पवार ने जब कल इस बात का जिक्र किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से कहा गया कि बीजेपी कह रही है कि आप जिन बातों का जिक्र करते हैं वह तो सूरज को दिए दिखाने के समान है, तो शरद पवार का जवाब था ऐसे बहुत सारे दिए हमने यहां की जेल में देखे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस बार कोई मानहानि का केस शरद पवार के खिलाफ नहीं लगा। और शरद पवार ने भी जब उन्हें करप्ट कहा गया तो उन्होंने भी कोई मानहानि का मुकदमा नहीं ठोक दिया। यानी राजनीतिक तौर पर बिल्कुल 36 के आंकड़े के साथ आमने सामने भारत की राजनीति, मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जो है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चुनाव सामने हैं। बीजेपी चाहती है कि वहां पर किसी भी तरीके से अब उसे सीधे वहां के लोगों को प्रभाव में लेना होगा, नेताओं को प्रभाव में लेना होगा, इसीलिए उन्होंने ये चोट की। और उसका जवाब इस तरीके से आएगा जो गुजरात की पुरानी फाइलों को अगर खोलना शुरू कर दे तो एक झटके में उसकी आंच दिल्ली की सत्ता तक पहुंच जाएगी। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई? और राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र 2024 से पहले कर रहे थे, 2024 के चुनाव के बाद क्या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में यह ताकत आ गई, यह हिम्मत आ गई और अब लड़ाई सीधी है? तो हमें लगता है 2 हिस्से इसके सुन लीजिए। एक तरफ चंद दिनों पहले अमित शाह ने क्या कहा और कल शरद पवार ने क्या कहा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है।
इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जो आज देश है होने से अच्छा नहीं है कि जब गुजरात से वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने के या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी हम कहाँ जा रहे ये सोचे कई समय। अगर ध्यान दीजिए तो पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया गया, और वह भी तब जब वो राजनीतिक तौर पर गृह मंत्री इससे पहले भी थे और गृह मंत्री इस दौर में भी है। ईडी सीबीआई की मौजूदगी उस दौर में भी थी, इस दौर में भी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर जनता के बीच सरकार की साख चली जाए तो उसके बाद विपक्ष की राजनीति का मिजाज कैसा होता है, शरद पवार ने इसको दरअसल बतला दिया। लेकिन इसके आगे का सवाल है कि दिल्ली में हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने और कोई कुछ कह नहीं सकता है, यानी बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी के सहयोगियों में से भी और विपक्ष में खड़े इंडिया गठबंधन में से भी। लेकिन अब अगर कह दिया गया तो इसका असर दिल्ली पर तो पड़ना ही था और दिल्ली पर पड़ा ही। और शायद इसीलिए नीति आयोग की आज जब बैठक हो रही थी, हालांकि उससे पहले 8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने कह दिया था हम नहीं आएंगे और वो शामिल नहीं हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा वो शामिल होंगी। अपने राज्य की मौजूदगी वो कराना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि राज्य की आर्थिक मालिक हालिक क्या है और नीति आयोग इसको लेकर इस बात का जिक्र करे अपनी बैठक में। यही सोचकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और नीति आयोग की सभा में आज शामिल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। यानी नीति आयोग से जुड़ा हुआ वो महत्वपूर्ण कैबिनेट पूरे तरीके से मौजूद था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसमें बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन खुले तौर पर इससे पहले कह दिया गया था कि कांग्रेस शासित जो कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और इन सब के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा था वो जरूर आएंगी, लेकिन इसके अलावे जो अलग अलग राज्यों की जानकारी जब निकल कर आई कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी नहीं, केरल के मुख्यमंत्री भी नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं, और बैठक के भीतर जो कुछ हुआ और ममता बनर्जी ने जो बाहर निकल कर कहा, उससे पहले एक हल्की सी सोच को थोड़ा सा इस लिहाज से जोड़ लीजिए कि संयोग से इस 10 बरस में भारत के वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं पहुंची, उनकी माली हालत और खराब हो गई है। और इतना ही नहीं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें भी आप सभी को तमगा ये कहकर दे नहीं सकते हैं कि इनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन केंद्र के जरिए जो पैसा जाता है वह बीजेपी शासित राज्यों के पास ज्यादा जाता है और गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास नहीं जाता है। लेकिन पहले समझिए कि दरअसल ये हुक्का पानी अगर राज्यों का दिल्ली सरकार बंद करना चाहे तो एक झटके में कर सकती है, और इस बात की जानकारी अब उन तमाम राज्यों के नेताओं को है। वो मान चुके हैं कि मौजूदा दिल्ली सरकार यानी केंद्र की सरकार एक आखिरी लड़ाई लड़ रही है, तो क्यों नहीं इस आखिरी लड़ाई को ही एक नए सिरे से लड़ा जाए। इसीलिए बायकॉट किया गया। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और बंगाल के मुख्यमंत्री भी बाहर निकल आई। झारखंड के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी नहीं। और जब ममता बनर्जी बाहर निकली तो उन्होंने जो कहा, पहले उन्हीं की बात सुन लीजिए। चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला, उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here.
attending this meeting because of the greater interest.